नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम दौर दिल्ली सल्तनत की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास दिल्ली सल्तनत पीडीएफ दस्तावेज से कुछ खास जानकारियां हैं। मकसद ये है कि इन जानकारियों के जरिए हम समझें कि दिल्ली सल्तनत आखिर थी क्या, कैसे इसने भारत में इस्लामी शासन की कह सकते हैं नींव रखी और इसका असर कितना गहरा था। हाँ बिल्कुल, ये वो दौर है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ल बदलने में काफी बड़ी भूमिका निभाई। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। अच्छा, इस दौर को जानने के साधन क्या क्या है हमारे पास? हमारे स्रोतों में साहित्यिक विवरणों का जिक्र है। हाँ, जैसे जियाउद्दीन बर्नी या अमीर खुसरो ने जो लिखा। और विदेशी यात्री भी तो थे। जी हाँ, इब्ने बतूता जैसे। उनके अनुभव भी काफी जानकारी देते हैं। और इसके अलावा वो पुरानी इमारतें और सिक्के जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद या कुतुब मीनार, ये भी तो कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और ये शोध बताते हैं कि करीब 320 साल 1206 से 1526 तक दिल्ली पर 5 अलग-अलग वंशों का राज रहा। 5 वंश। हाँ, गुलाम वंश से शुरुआत हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, फिर खिलजी आए जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। अच्छा। उसके बाद तुगलक वंश आया, गयासुद्दीन तुगलक ने इसे शुरू किया और ये देखिए सबसे लंबे समय तक चला। फिर आए सैयद खिज्र खां के साथ और आखिर में लोधी वंश, बहलोल लोधी वाला। वो पहला अफगान वंश था जिसने दिल्ली से शासन किया। 5 वंश 3 सदियों में। तो सवाल उठता है कि इतने लंबे समय तक इन्होंने शासन चलाया कैसे? प्रशासन का क्या तरीका था इनका? सुनने में आते हैं कि फारसी परंपराओं का काफी असर था। हाँ, ढांचा काफी हद तक वैसा ही था। सबसे ऊपर सुल्तान, जाहिर है, और उसकी मदद के लिए खास सलाहकारों की एक टीम जिसे मजलिस खलवत कहते थे। इसमें आप कह सकते हैं बड़े मंत्री होते थे। ठीक है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था थी इक्ता प्रणाली। ये समझना जरूरी है। हाँ, इक्ता, मैंने सुना है इसके बारे में। इसमें अधिकारियों को, खासकर सैन्य कमांडरों को, तनख्वाह के बदले जमीन का एक हिस्सा इक्ता सौंपा जाता था। अच्छा। वो उस इलाके से राजस्व वसूलते थे, अपना खर्च निकालते थे और बाकी जो बचता था वो केंद्र को भेजते थे। और सेना भी रखनी पड़ती थी। हाँ, साथ ही उन्हें सुल्तान के लिए सैनिक भी रखने पड़ते थे, उनकी मेंटेनेंस भी करनी होती थी। तो ये एक तरह से प्रशासन और सेना दोनों को संभालने का तरीका था। स्मार्ट। जी। लेकिन क्या इससे सुल्तान का सीधा नियंत्रण कमजोर नहीं होता होगा? क्योंकि स्थानीय स्तर पर ये इक्तादार काफी शक्तिशाली हो जाते होंगे ना? ये बिल्कुल सही सवाल है आपका। और ये एक लगातार चलने वाली खींचतान थी सुल्तान और इक्तदारों के बीच। अच्छा। कई सुल्तानों ने, जैसे बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने, इन पर नियंत्रण रखने की बहुत कोशिश की। प्रशासन को चलाने के लिए अलग अलग विभाग भी थे, जैसे दीवाने वजारत, ये फाइनेंस जैसा कुछ? हाँ, आज के वित्त मंत्रालय जैसा, और दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग। इसे बलबन ने काफी मजबूत किया था। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आया तो उनके सुधारों की बात भी बहुत होती है, खासकर सेना और बाजार को लेकर। जी बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने एक स्थायी सेना रखी, सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। हाँ, ये बड़ा बदलाव था। और घोड़ों को दागने दाग और सैनिकों का पूरा ब्यौरा रखने, हुलिया की प्रथा शुरू की। ये क्यों जरूरी समझा गया? अजीब सा लगता है थोड़ा। अजीब नहीं, असल में इसका सीधा संबंध उस समय के बाहरी खतरों से था, खासकर मंगोल आक्रमणों से। अच्छा, मंगोल। हाँ। खिलजी को एक बड़ी और कुशल सेना की जरूरत थी, और वो भी कम खर्च पर। दाग और हुलिया भ्रष्टाचार रोकने के लिए थे। कैसे? ताकि ये पक्का हो सके कि सेना में घोड़े और सैनिक सही संख्या में हैं, वही हैं जिनका रिकॉर्ड है और अच्छी क्वालिटी के हैं, कोई हेरा फेरी ना हो। समझ गई। और बाजार सुधार, कीमतों पर नियंत्रण? वो भी इसी से जुड़ा था, ताकि सैनिक कम वेतन में भी अपना गुजारा कर सकें। अगर चीजें सस्ती होंगी तो कम सैलरी में भी काम चल जाएगा। अच्छा, ये कनेक्शन है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि तो मुख्य आधार रही होगी। हाँ, कृषि तो रीढ़ की हड्डी थी। खिलजी ने जमीन की पैमाइश करवाकर लगान तय करने की मसाहत प्रणाली लागू की थी। मकसद था राज्य की आमदनी बढ़ाना। प्रशासन, सेना और अर्थव्यवस्था ये सब एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे। कृषि के अलावा और क्या चल रहा था अर्थव्यवस्था में? व्यापार और उद्योग भी थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ खेती थी। कपड़ा उद्योग, खासकर सूती और रेशमी कपड़े बहुत मशहूर थे। हाँ, भारत के कपड़े तो हमेशा से फेमस रहे हैं। बिल्कुल। अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह का व्यापार होता था। शासक वर्ग खुद भी व्यापार में दिलचस्पी लेता था। और करेंसी, पैसों का क्या सिस्टम था? हाँ, मुद्रा प्रणाली। इल्तुतमिश ने मानक सिक्के चलाए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इससे लेन देन में आसानी हुई। स्टैंडर्डाइजेशन। जी। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा
टोकन करेंसी चलाने की कोशिश की। हाँ, वो तो काफी बदनाम है ना, फेल हो गया था। हाँ, वो सफल नहीं हो पाई, शायद इसलिए कि उसे ठीक से लागू नहीं किया जा सका और बड़े पैमाने पर नकली सिक्के बनने लगे। कंट्रोल नहीं रहा। समाज कैसा था उस वक्त? मतलब आम लोग कैसे रहते थे? देखिए, समाज काफी मिला जुला था। शासक वर्ग तो मुस्लिम था, पर जाहिर है बड़ी आबादी हिंदू, जैन, बौद्ध आदि धर्मों की थी। हाँ। इन पर जजिया कर लगाने का जिक्र मिलता था। ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक तरह का, कह सकते हैं, सुरक्षा कर था। और सूफी संतों का भी काफी प्रभाव था। हाँ। सूफी और भक्ति दोनों आंदोलनों का काफी असर था समाज पर। फिरोज शाह तुगलक जैसे कुछ शासकों ने जन कल्याण के काम भी किए। दान विभाग खोला, दीवाने खैरात, अस्पताल बनवाए, दारुल शफा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और वास्तुकला, आर्किटेक्चर में एक बिल्कुल नई शैली उभरी। इंडो इस्लामिक। हाँ, उसे ही इंडो इस्लामिक या भारतीय इस्लामी शैली कहते हैं। इसमें बाहर से आई इस्लामी तकनीकें जैसे मेहराब यानी आर्च और गुंबद यानी डोम, वो भारतीय कारीगरी और सजावट के साथ मिल गईं। बिल्कुल सही। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया। और अलाई दरवाजा, वो भी तो खिलजी ने बनवाया था। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का अलाई दरवाजा, वो इस मिलीजुली शैली का एक बहुत ही शानदार नमूना है। तुगलकों ने फिर बड़े बड़े किलेबंद शहर बनवाए, जैसे तुगलकाबाद। वो अपनी ताकत दिखाते थे उससे। मकबरे भी बहुत बने। सुनाए इल्तुतमिश ने अपने बेटे के लिए सुल्तान गारी का मकबरा बनवाया। वो भारत का पहला इस्लामी मकबरा था। जी हाँ, ऐसा माना जाता है। और बलबन के मकबरे में पहली बार असली मेहराब, ट्रू आर्च का इस्तेमाल हुआ। ये आर्किटेक्चर के लिहाज से एक बड़ा कदम था। तो संक्षेप में कहें तो हमने दिल्ली सल्तनत के इन 5 राजवंशों, उनके शासन के तरीकों, अर्थव्यवस्था, समाज और उनकी बनाई इमारतों पर एक नजर डाली, जैसा कि हमारे स्रोतों में मिलता है। बिल्कुल। और देखिए, दिल्ली सल्तनत का दौर सिर्फ राजा रजवाड़ों की कहानी नहीं है। ये मध्यकालीन भारत की राजनीति, प्रशासन और संस्कृति की वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर आगे बहुत कुछ बना। हाँ, सही कहा। इसने आने वाले मुगल साम्राज्य के लिए भी एक तरह से जमीन तैयार की। और यहीं एक सोचने वाली बात उभरती है, एक सवाल मन में आता है। क्या? कि सल्तनत काल ने प्रशासन और वास्तुकला की जो नींव रखी, जो विरासत छोड़ी, उसे बाद के भारतीय साम्राज्यों, खासकर मुगलों ने कैसे अपनाया? क्या उन्होंने इसी विरासत को आगे बढ़ाया या फिर इसमें कुछ बदलाव किए, या शायद इसके खिलाफ कुछ नया करने की कोशिश की? दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये अपने आप में एक अलग पड़ताल का विषय हो सकता है।